brought to you by Infinix. 23 मार्च को जब राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई तो किसी को लगा नहीं था कि उनकी सांसदी पर आंच आएगी। वजह, ट्रायल कोर्ट ने स्वयं सजा के अमल को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया था और उन्हें 10,000 के बॉन्ड पर बेल भी दे दी थी। सब मानकर चल रहे थे कि राहुल के वकील ऊपरी अदालतों में अपील करेंगे और उन्हें वहां से राहत मिल जाएगी, क्योंकि मानहानि के मामले में इतनी लंबी सजा की मिसाल कम ही मिलती है। लेकिन ये खुशफहमी 24 मार्च की दोपहर को हवा हो गई और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत राहुल गांधी की सांसदी वाकई चली गई। ठीक उसी दिन जब 14 विपक्षी पार्टियां केंद्र की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट गईं कि उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। एक सांसद या विधायक हजारों लाखों लोगों के वोट से निर्वाचित होता है, इसलिए उस पर कार्रवाई 2 कसौटियों पर खरी उतरे, ये बहुत ज़रूरी है। पहली है कानून के अमल में तकनीकी बारीकियां और दूसरी और ज़्यादा अहम पक्ष है कानून की मंशा से जुड़ा हुआ। आइए देखें आज जो हुआ वो इन दोनों बिंदुओं के हिसाब से कहाँ ठहरता है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। राहुल का क्या होगा, इस पर राय 23 मार्च को ही बटी हुई थी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू से बात करते हुए लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य ने कहा था, अयोग्यता का सीधा संबंध सजा से है और चूंकि सूरत की अदालत ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित किया है, अयोग्यता का फैसला भी कुछ दिनों बाद होगा। लेकिन इसी अखबार से बात करते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि न्यायालय ने सजा को निलंबित किया है, लेकिन राहुल पर दोष सिद्ध है, यानी कन्विक्शन बना है। जनप्रतिनिधित्व कानून और लिली थॉमस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून की व्याख्या यही कहती है कि अयोग्यता ऑटोमेटिक है, यानी संबंधित प्रतिनिधि कोर्ट का फैसला आते ही अयोग्य हो जाता है। ऐसे ही मतांतर के चलते कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि सदस्यता पर कोई फौरी खतरा नहीं है। फिर कानूनी बारीकियां भी थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8 का सेक्शन 3 ये कहता है कि 2 साल की सजा पाए प्रतिनिधि सजा सुनाए जाने की तारीख से अयोग्य घोषित हो जाएंगे। लेकिन अयोग्यता की आधिकारिक घोषणा तभी होती है जब संसद की एथिक्स कमेटी ऐसा फैसला ले। इसके बाद संसद के बुलेटिन में ये जानकारी छापी जाती है। फिर लोकसभा सचिवालय ऐलान करता है कि संबंधित सीट खाली हो गई है। इसी के बाद चुनाव आयोग सीट पर पुनः चुनाव की घोषणा कर सकता है। कहने को ये औपचारिकताएं हैं, लेकिन ऐसे मामले जहां न्यायपालिका, विधायिका और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के बीच समन्वय की जरूरत हो, वहां औपचारिकताओं का बड़ा महत्व होता है। सरकार का कहना यही है कि जो हुआ वो बिल्कुल नियमों के तहत हुआ। अगर किसी को समस्या है तो वो पहले ये बताए कि नियम टूटा कहाँ। राजनीति के विद्यार्थी याद कर रहे हैं कि कैसे इन्हीं औपचारिकताओं के तहत कभी राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी और उनकी मां सोनिया गांधी की सदस्यता पर खतरा आया तो उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया था। आइए पहले इतिहास के पन्ने पलटते हैं। तारीख 12 जून 1975, प्रधानमंत्री आवास के एक कमरे में 2 टेलीप्रिंटर खड़खड़ा रहे थे। इंदिरा गांधी के सबसे वरिष्ठ निजी सचिव एन कृष्ण अय्यर सेशन एक मशीन से दूसरी मशीन की ओर भाग रहे थे। उस पूरे कमरे में एक भयानक चुप्पी थी, क्योंकि एक बड़ी खबर का इंतजार था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा एक याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाले थे। ये याचिका विपक्ष के नेता राजनारायण ने 1971 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के निर्वाचन के खिलाफ दाखिल की थी। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट के खचाखच भरे कमरा नंबर 24 में पेशकार की आवाज आई, महानुभाव ध्यान से सुनिए, जज साहब जब राजनारायण की याचिका पर फैसला सुनाएंगे तब ताली नहीं बजनी चाहिए। थोड़ी देर बाद 258 पेज के फैसले के साथ जस्टिस सिन्हा कोर्टरूम में आए। उन्होंने कहा, मैं इस केस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर केवल अपने निष्कर्षों को पढ़ूंगा। फिर उन्होंने कहा, याचिका स्वीकार की जाती है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अखबार वाले टेलीफोन की तरफ भागे और खुफिया विभाग के लोग अपने अपने दफ्तरों की तरफ। ठीक सुबह के 10:02 पर दिल्ली की फैक्स मशीन ने 3 शब्द उगले, श्रीमती गांधी अपदस्थ। इंदिरा की सदस्यता गई और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई। जस्टिस सिन्हा ने उन्हें 2 आचरणों पर दोषी ठहराया था। पहला दोष ये कि उन्होंने प्रधानमंत्री सचिवालय के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर की मदद ली। कोर्ट ने कहा, एक सरकारी अधिकारी के नाते उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। भले ही कपूर ने श्रीमती गांधी के लिए चुनाव प्रचार 7 जनवरी को शुरू किया और अपना इस्तीफा 13 जनवरी को दिया, लेकिन वो 25 जनवरी तक पद पर बने रहे थे। कोर्ट के मुताबिक दूसरी अनियमितता ये थी कि श्रीमती गांधी ने जिन मंचों से चुनावी रैलियों को संबोधित किया, उन्हें बनाने में यूपी के अधिकारियों की मदद ली गई। लाउड स्पीकर और बिजली का बंदोबस्त उन्हीं अधिकारियों ने किया। ये 2 तकनीकी पेश थे।
वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में इसके बारे में विस्तार से लिखा। इंदिरा गांधी ने राजनारायण को 1 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया था 1971 में। वास्तव में ये अनियमितताएं वैसी थी नहीं जिनसे हार जीत का फैसला हुआ हो। ये आरोप एक प्रधानमंत्री को अपदस्थ करने के लिए बेहद मामूली थे। ये वैसा ही था जैसे प्रधानमंत्री को ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए अपदस्थ कर दिया जाए। टिप्पणीकार चाहे जो कहें, हाईकोर्ट का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता था। लोग ये मान भी रहे थे कि हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पलट जाएगा। इस मुद्दे पर अभी प्रधानमंत्री गांधी अपने करीबी सिद्धार्थ शंकर रे और कानून मंत्री हरि रामचंद्र गोखले से चर्चा कर रही थी और तभी एक और फ्लैश आया जिसके मुताबिक सिन्हा ने अपने फैसले पर 20 दिनों की रोक भी लगा दी थी। सबको थोड़ी तसल्ली हुई। इंदिरा गांधी को तत्काल इस्तीफा नहीं देना पड़ा। उन दिनों सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी थी तो मामला अवकाशकालीन बेंच में जस्टिस कृष्णा अय्यर के पास पहुंचा। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि अपील का फैसला होने तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लेकिन सदन में मतदान नहीं कर सकती। इसके आगे जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है, इमरजेंसी। लेकिन इंदिरा की सदस्यता जाने का ये इकलौता उदाहरण नहीं है जी। उनकी सदस्यता एक बार कोर्ट से रद्द हुई तो दूसरी बार 1978 में संसद से। हुआ ये कि 1977 में इंदिरा ने चुनाव का ऐलान किया जिसमें उनकी करारी हार हुई। सबसे चौंका देने वाला नतीजा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से आया जहां इंदिरा गांधी को राजनारायण ने हरा दिया। तो 1978 में इंदिरा गांधी ने कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट से उपचुनाव लड़ा और फिर वो बड़े अंतर से जीतकर 1-1.5 साल के गैप के बाद ही सही लोकसभा पहुंचने में कामयाब रही। चिकमंगलूर से सांसद बनने के पहले इंदिरा गांधी पर एक बार गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी। गिरफ्तारी हुई भी थी। सरकार ने 2 इल्ज़ाम लगाए थे जिसमें एक जीपों की खरीद से जुड़ा हुआ था। चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे। इंदिरा गिरफ्तार होती हैं लेकिन तकनीकी मामला फंस जाता है। गिरफ्तारी दिल्ली में हुई। उन्हें हरियाणा ले जाने की कोशिश हुई। वो रेलवे फाटक के बीच बैठ गई, तस्वीरें खींची गई, वहाँ पर जमावड़ा लग गया और जल्द ही उन्हें ज़मानत मिल गई। लोगों ने खिल्ली उड़ाई। जिस महिला ने इन तमाम विपक्षी नेताओं को बरसों कैद में रखा, वो उसे 2 रात भी जेल में नहीं रख पाए। लेकिन सत्ता पक्ष अभी थमा नहीं था। चिकमंगलूर से जीत के बाद ही जब वो लोकसभा पहुंची तो एक प्रिविलेज कमेटी मोरारजी देसाई सरकार ने गठित की। इल्ज़ाम ये लगा कि जब इंदिरा सत्ता में थी 1975 के दौर में, तब उनकी सरकार ने सरकारी अधिकारियों को मारुति के केस से जुड़े कुछ मामलों में संजय गांधी से पूछताछ के लिए प्रभावित किया। प्रिविलेज कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो ये 1000 पन्नों से ज़्यादा की रिपोर्ट थी और इसमें कहा गया कि अंततः इंदिरा गांधी को क्या सज़ा मिले ये सदन तय करे। दिसंबर 1978 सदन में बाकायदा वोटिंग होती है और एक बड़े अंतर से मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ये सुनिश्चित करने में सफल होती है कि इंदिरा गांधी को न सिर्फ लोकसभा से निलंबित किया जाए बल्कि उन्हें सज़ा भी मिले। इसीलिए पार्लियामेंट में ही पुलिस पहुंचती है, वहीं इंदिरा की गिरफ्तारी होती है और वहीं से वो जेल जाती हैं 7 दिनों के लिए, क्योंकि सत्र के बीच में इतने दिनों का गैप था। इसके बारे में पूरी इंटरनेशनल मीडिया में बहुत विस्तार से लिखा गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में भी ये बात कम लिखी गई कि 1980 के चुनाव में जब इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी होती है तो उसके 1 बरस के भीतर ही उसी संसद में एक और रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें 1978 के इस रेजोल्यूशन को खत्म किया जाता है। पर ये सब इतिहास की बातें हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गांधी परिवार में संसद की सदस्यता जानने का ये इकलौता उदाहरण नहीं था। सोनिया गांधी भी इस सूची में है। 2004 में सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव जीत कर आई। इसके साथ ही वो यूपीए सरकार के समय गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी बन गई, जिसे संविधान के अनुच्छेद 102 के सेक्शन 1A के तहत लाभ का पद करार दिया गया। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 191 के 1A और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A के तहत भी सांसदों और विधायकों को अन्य पद लेने से रोकने का प्रावधान बताया गया। जब ये साफ हो गया कि सोनिया पर कार्रवाई होकर रहेगी तो अयोग्यता की कार्रवाई से बचने के लिए सोनिया गांधी ने स्वयं इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक रूप से उनके लिए कोई खतरा नहीं था क्योंकि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए 1 की सरकार मजबूती से चल रही थी। सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया और फिर रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ी और जीत कर आई। अब गांधी परिवार में तीसरी पीढ़ी के सदस्य पर अयोग्यता की कार्रवाई हो रही है, सो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। क्या लिखा प्रियंका ने?
नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वह नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान जारी किया। ये राहुल जी सत्य के लिए लड़ रहे थे और अहिंसा मार्ग से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी जबान बंद करने के लिए इतने लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया कि ताकि उनको सच बोलने से रोका जाए। इससे उनको बड़ी खुशी हो गई होगी, लेकिन पूरे देश के लोग बड़े चिंतित हैं। लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है और संविधान जीवित रहते हुए भी संविधान के तहत सरकार नहीं चल रही है और लोकतंत्र में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस पे अगर ताला लगाते हैं तो इससे बड़ी बुरी बात लोकतंत्र में और कुछ नहीं हो सकता। एक और बात देखने को मिली, बीते दिनों कांग्रेस के इर्द गिर्द दूसरी विपक्षी पार्टियां खड़े होने में असहज सी नजर आ रही थी, लेकिन आज उन दलों ने भी कांग्रेस का पक्ष लिया। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका साबित। I'll tell you very frankly, the latest medical update is that the democracy is officially dead today. It's not about Rahul Ji's membership. It's about killing an idea, what we had nurtured in last 75 years. They have killed it just in one go. Now, today, it is obituary of, we must write, obituary of Indian democracy, parliamentary democracy in particular. But every dictatorial regime, attitude, idea has an expiry date. Remember, your expiry date is approaching. आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया तो सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट करके बताया कि वो आपराधिक मानहानि के कानून के खिलाफ एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। विपक्ष की बात हो रही है तो आपको इस तस्वीर की याद भी दिला दें, जब 17 मार्च को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात को 2024 के आम चुनाव से पहले गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की कवायद के तौर पर देखा गया था। फिर 19 मार्च को ममता बनर्जी राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें पीएम मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी भी बताती हैं। ममता के इस बयान का समर्थन करते हुए अखिलेश कहते हैं, बीजेपी की हमेशा कोशिश रहती है कि उनके सामने कोई मजबूत विपक्ष ना हो। अगर कांग्रेस कमजोर ना होती तो देश में बीजेपी ना होती। लेकिन आज राहुल गांधी की संसद सदस्यता के मुद्दे पर इन दोनों ने राहुल के समर्थन में बीजेपी को घेरा। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया और लिखा, पीएम मोदी के न्यू इंडिया में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भाजपा नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा। अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिए। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है, और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है,
उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। सारे विपक्षी राहुल के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। शाम 5:27 पर यह इंतजार खत्म हुआ। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। चौतरफा हमला हो रहा था तो भाजपा की ओर से जवाब भी आया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता है। 2013 में जो साहबजादे आज और उनके लिए उनकी चाटुकार छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था। उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। बयानों के बाद अब चलते हैं मामले के दूसरे पक्षों पर। जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन क्या अब भी कोई रास्ता कांग्रेस के लिए बाकी है? इस सवाल के जवाब में लोग लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल का नाम आगे कर रहे हैं। पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी इन पर अपने रिश्तेदार मोहम्मद सालेह पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा। 5 साल मामला चला। 11 जनवरी 2023 को कावरत्ती के जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैजल को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई, 1 लाख का जुर्माना लगाया। जाहिर था सांसदी खतरे में थी और 13 जनवरी 2023 को लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने का फैसला भी लिया। फिर 18 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश की और सीटों समेत लक्षद्वीप के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी। मतदान का दिन मुकर्रर हुआ 27 फरवरी, लेकिन 25 जनवरी को फैजल केरल हाई कोर्ट से राहत ले आए। अदालत ने उनकी सजा तो पर रोक लगाई ही, उन्हें दोषी करार देने वाले सत्र न्यायालय के फैसले को भी निलंबित कर दिया, यानी कन्विक्शन और सेंटेंसिंग दोनों सस्पेंड हो गए। इसके बाद फैजल अपनी सीट पर उपचुनाव रद्द करवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की अधिसूचना पर रोक लगा दी और 30 जनवरी के रोज एक बयान जारी करके चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप उपचुनाव को अगले आदेश तक रोक दिया। इसके बाद केंद्रीय विधि मंत्रालय ने मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल करने की आधिकारिक अनुशंसा भी जारी की। बावजूद इस सबके उनकी सदस्यता नहीं लौटी। लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर आप 17वीं लोकसभा की रिक्त सीटों वाला टैब दबाएंगे तो आपको जालंधर के साथ साथ लक्षद्वीप भी नजर आएगा। फैजल इस बात से बड़े नाराज हैं। उन्होंने आज समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा भी कि लोकसभा सचिवालय हमें अयोग्य ठहराने में तो झटपट फैसला लेता है, लेकिन जब सदस्यता बहाल करने की बारी आती है तो ढीला पड़ जाता है, जबकि विधि मंत्रालय अपनी राय साफ कर चुका है। मैं जब भी सचिवालय से अपने केस के बारे में पूछता हूं, वो यही कहते हैं कि जल्द आदेश आ जाएगा, लेकिन वो तकरीबन 2 महीने से फाइल पर बैठे हैं। अब मेरे पास अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फैजल भी मानते हैं कि लोकसभा सचिवालय ने राहुल के मामले में बहुत जल्दी दिखाई। जल्दी के सवाल पर हमने बात की पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से। उन्होंने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। तो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी दिखाई गई, इतनी स्पीड, क्योंकि 2-4 दिन बाद भी ये कार्रवाई होती तो होनी ही थी। और अभी भी अगर कोई कोर्ट इस कन्विक्शन को स्टे कर देती है तो ये नोटिफिकेशन जो लोकसभा सेक्रेटरी ने जारी किया ये तो बेकार हो जाएगा, तो वापस लेना ही पड़ेगा। और इससे पहले भी अभी 3-4 महीने पुरानी बात है कि लक्षद्वीप में किसी एमपी का कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन की सेंटेंस दी, उसके अंदर 24 घंटे के अंदर लोकसभा ने उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया और इलेक्शन कमीशन को कहा बाई इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ी सुपर एफिशिएंसी दिखाई, उन्होंने भी बाई इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन केरल हाई कोर्ट ने उस कन्विक्शन को स्टे कर दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाई इलेक्शन को स्टे कर दिया। तो क्या रह जाएगी? ये नहीं, इतनी स्पीड कर दिखाने से सिर्फ अनड्यू हरी तो दिखाई देती है और सेलेक्टिव हरी। लक्षद्वीप केस में जो हुआ, जो बहुत ही आपत्तिजनक है कि वही लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो बहुत एफिशिएंट था, 24 घंटे के अंदर जिन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भेज दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया और केरला हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को स्टे कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई।
तो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया, लेकिन लोकसभा ने उनको आज तक वापस नहीं लिया। 2 महीने से केस चल रहा है, तो ये तो सुपर इनएफिशिएंसी है। तो सेलेक्टिव एफिशिएंसी क्या चीज होती है? इससे कोई लोकसभा सेक्रेटेरिएट की कोई डिग्निटी कोई इंप्रूव तो नहीं हो गई। क्या राहुल गांधी भी मोहम्मद फैजल की तरह कानूनी शरण ले सकते हैं? सुनिए इस पर एक्सपर्ट्स की राय। देखिए, अगर गांधी साहब 2024 का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनको जल्दी अपील दाखिल करनी पड़ेगी। अपील दाखिल करने का समय है उनके पास। अपील दाखिल करने के बाद उनको स्टे ऑफ कन्विक्शन, जो उनके जजमेंट आई है सजा की, उस पर स्टे लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ बेल मिले, पर कन्विक्शन पे स्टे मांगनी पड़ेगी। और अगर उनको मिल जाती है तो फिर वो चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन इस सदस्यता का क्या होगा? जो अगर कन्विक्शन पे स्टे हो जाता है तो क्या सदस्यता बहाल हो सकती है? देखिए, यही इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि लिली थॉमस की एक जजमेंट थी, उसके बाद 2018 में लोक प्रहरी आई, लोक प्रहरी वाली जजमेंट, जिसमें लिखा गया कि अगर आपको स्टे ऑफ कन्विक्शन मिल जाता है तो आपके विरुद्ध जो डिसीजन लिया गया सदस्यता खत्म करने के लिए, उस पर रोक लग सकती है। तो ये एक एरिया है जिसमें लोक प्रहरी में एक नई ओपनिंग सी उनको मिल गई है कि वो जजमेंट फिर इफेक्ट पे, वो जो सजा स्टे हो गई तो फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इफेक्ट नहीं लेगी। तो ये जो चीज है, इस चीज का फायदा वो उठाना चाहेंगे। लेकिन एक बार ये नोटिफिकेशन हो गई, इनको फिर मेरे हिसाब से जाना पड़ेगा तो स्पीकर के पास कहने के लिए कि देखिए साहब, अब मेरी स्टे हो गई, ये वापस लिया जाए। लेकिन अगर तब तक इलेक्शन अनाउंस हो जाता तो बात अलग है, पर वो जा सकते हैं। और अगर वहां नहीं तो फिर वो कोर्ट जा सकते हैं कि जो मेरी नोटिफिकेशन आई उस पर रोक लगाए। हमने सारे पक्षों पर बात की, अब आते हैं मैसेजिंग के सवाल पर। इस प्रकरण का राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को इससे सहानुभूति मिलेगी, या फिर बीजेपी उस बात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होगी कि सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि ओबीसी समाज की मानहानि हुई है? सुनिए इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर कौशिक डेका से। कि ये एक तरह से शायद बीजेपी के टॉप ऑर्डर से एक मैसेज है कि एक सीमा उल्लंघन करोगे तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि सदस्यता पद खारिज टेक्निकली लोकसभा के सेक्रेटरीट करते हैं, इसमें सरकार तो नियम के अनुसार ही काम कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि अगर एक सीमा अतिक्रमण करोगे प्रधानमंत्री को अटैक करने में या सरकार को अटैक करने में, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं काउंटर स्ट्राइक में। तो मेरे हिसाब से इस समय मुझे एक ऐसी ही मैसेज लग रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करने में तो ये काफी था कि कोर्ट में जो सेंटेंसिंग हुआ उसमें दोषी करार दिया गया। हालांकि इस बात से कांग्रेस को एक मेरे हिसाब से बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को एक औजार ही दे दिया गया है कि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं, ये नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री या बीजेपी सदन में राहुल गांधी के सवालों से, अदानी को लेके जितने भी सवाल उठाए, जेपीसी के मांग किया, इन सब से शंकित हो गए। और इसी शंका की वजह से, डर की वजह से राहुल गांधी को सदन से ही बाहर कर दिया, ताकि ऐसे सवाल, ऐसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन दोबारा कोई पूछने की जरूरत ना करे। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी हुआ है। बट पॉलिटिशियंस के बारे में टिप्पणी करना इसलिए क्योंकि उनके कैलकुलेशंस बहुत अलग किस्म के होते हैं। हम शायद ऐसे देख रहे हैं कि इसमें बीजेपी को क्या फायदा होगा, क्योंकि तो नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जितनी साधन चाहिए था वो तो मिल चुका था, कोर्ट ने दे ही दिया था। अब इतनी तत्परता से उन पे एक्शन लिया गया, और कल अगर कोई कोर्ट, हायर कोर्ट इस पनिशमेंट को रद्द कर दे या जो सजा है वो कम कर दे या किसी भी तरह से राहुल गांधी को राहत मिल जाए, तो एक तरह से कांग्रेस को ही और एक विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलेगा कि देखिए ये तो लोअर कोर्ट में थोड़ी गलती हो गए थे, अपर कोर्ट ने खारिज कर दिया, सरकार ने इतनी जल्दी सदस्यता पद निलंबन करने में जो तेजी दिखाई वो गलत था। जैसा कि हमने कुछ देर पहले कहा, किसी भी कार्रवाई को वैध तभी माना जाएगा जब कानून और कानून की मंशा का पालन हो। क्या राहुल के मामले में ये हुआ? इसका फैसला आपको यानी जनता जनार्दन को करना है। हमने आपके सामने सारे तथ्य रख दिए। वैसे एक फैसला कोर्ट में भी होना है। देर शाम तक कांग्रेस हेडक्वार्टर में बड़े नेता जुटते रहे, मीटिंग्स होती रही, कानूनी और आंदोलन समेत तमाम विकल्पों पर चर्चा भी होती रही। उधर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लगातार मुखर हैं और राहुल गांधी के इस कदम को, कांग्रेस पार्टी के इस प्रतिरोध को
अदालत में उनकी आस्था न होना और ओबीसी समाज का अपमान, इन दो बिंदुओं के जरिए पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कई प्रेक्षकारों ने, कई टिप्पणीकारों ने यह भी कहा कि क्या ये फाइनली वो ग्लू हो सकता है जिसके जरिए कांग्रेस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कुछ घटाए और जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ एक वर्केबल अलायंस नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए बनाने में सफल हो। एक पक्ष और भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ये पुश इसलिए दे रही है ताकि उनको 3 कॉर्नर फाइट मिले काफ़ी राज्यों में, और जहां रीजनल पार्टीज के साथ उनका सीधा संघर्ष है वहां पर उनको लाभ की स्थिति रहे। जो ऑप्टिक्स के जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर चुनाव अंततः नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएगी। वहीं कांग्रेस ये कहती है कि उनके भी दोनों हाथ में लड्डू है, क्योंकि इससे उनके राष्ट्रीय नेता का कद और बड़ा होगा। तो ये बहुत सारी व्याख्याएं हैं, आपकी भी दिलचस्पी होगी। इसीलिए इस बार के नेता नगरी में, जिसको आप शनिवार की सुबह देखेंगे, हमने विस्तार से राहुल गांधी की सदस्यता का प्रसंग, 2024 की चुनौतियां, इन सब पर बात की है। हम आपको सुनाएंगे कहानी कि जब 2005 में ऐसा प्रसंग आया था तब अहमद पटेल ने 2 पत्रकारों को अपने कमरे में बोलकर क्या बताया था, और फिर सोनिया गांधी जब वहाँ आई थी तो उन्होंने क्या कहा था। प्रसंग कई हैं। खालिस्तान पर भी हमने बहुत बड़ा जमावड़ा किया है उस मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ लंदन से लोग जुड़ेंगे, हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़ेंगे, हमारे साथ बुजुर्ग पत्रकार जुड़ेंगे, अलग अलग स्टेक होल्डर्स जुड़ेंगे, ताकि हम इस पहलू की बारीकी को समझ पाएं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस हफ्ते का नेता नगरी मिस मत करिएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।